गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पॉलिटी में महान्यायवादी लेकर चलते हैं। इससे पहले कल हम लोगों ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देखा था। उससे पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। आज हम लोग महान्यायवादी के संबंध में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि महान्यायवादी होता क्यों है और महान्यायवादी क्या है। तो हम लोग जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उन्हें कानून का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें विधि का नॉलेज नहीं होता है। उसी प्रकार से सरकार के लिए जो भी सरकार में बैठे हुए हैं, केंद्र हो या राज्य हो, केंद्र में जो सरकार बैठे हुए हैं उन्हें विधि का ज्ञान नहीं होता है उतना, और अपने विधि का प्रयोग करने के लिए, विधि के समस्याओं को दूर करने के लिए उनके द्वारा अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भारत के न्यायालयों में दिया जाता है, जिसे हम लोग महान्यायवादी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि महान्यायवादी सरकार का विधिक सलाहकार होता है। मतलब यह हुआ, जैसे मान लीजिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कोई भी केस या कोई भी कार्रवाई चलता होगा सुप्रीम कोर्ट में, आप एक बात तो गौर कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामला है और हाई कोर्ट में, उन सब में सबसे अधिक मामला वो गवर्नमेंट का ही होता है। तो वहां पर तो नरेंद्र मोदी जी जाएंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट, तो वहां पे भारत सरकार का पक्ष कौन रखेगा? तो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का जो पक्ष रखता है वही महान्यायवादी कहलाता है। एक प्रकार से इसे हम बोल सकते हैं भारत सरकार का एडवोकेट, एज ए वकील। तो जब भी आपसे पूछे कभी ऐसा एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और महान्यायवादी, इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है, तो अब आप लोग खुद बता सकते हैं कि न्यायाधीश बड़ा होता है, ना कि वकील बड़ा होता है। कंफ्यूजन क्या होता है हम लोगों को, इनके नाम में लगा महा, मतलब क्या, महान न्यायकर्ता। ऐसा नहीं है महान्यायवादी, यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट के रूप में कार्य करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में। तो महान्यायवादी जो है यह एक संवैधानिक पद है। इसका चर्चा भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का चर्चा किया गया है। तो हम लोगों ने यह देखा कि किस अनुच्छेद के तहत, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का चर्चा किया गया है। अब हम लोग देखते हैं इनकी योग्यता क्या होगी, मतलब क्या, महान्यायवादी कौन बन सकता है। तो हम यह याद रखेंगे कि संविधान में इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं दिया गया है इनके क्वालिफिकेशन के संबंध में। हाँ, संविधान में यह लिखा हुआ है कि महान्यायवादी के लिए वही योग्यता होगा जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता होती है। कहने का क्या तात्पर्य है, महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ना कि वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो। हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है क्या, तो महान्यायवादी बनने के लिए क्वालिफिकेशन जो होगा वह सुप्रीम कोर्ट में जज या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ना कि वह सुप्रीम कोर्ट का जज हो। अब यहाँ पर से फिर आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए योग्यता क्या होती है। तो जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे इनके बारे में विशेष, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए सबसे पहली योग्यता नंबर 1 है
कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, जो सामान्य क्वालिफिकेशन है। सबसे पहला क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर यह दिया गया है कि वह किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या यदि यह दोनों या किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष से अधिक तक या 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। या का कहने का तात्पर्य यह है, एक बार देख लीजिए, नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए कहाँ का, तो भारत का। नंबर 2, न्यायाधीश होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष। कहाँ का, तो किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष एडवोकेट, कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में अधिवक्ता रह चुका हो। या कहने का मतलब यह है, यह तो होना अनिवार्य है, या तो वह न्यायाधीश रह चुका हो, वो भी बन सकता है, या वह न्यायाधीश नहीं भी हो, यदि वह 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका है, वो भी बन सकता है। या राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट के नजर में विधिवेत्ता हो, या राष्ट्रपति के नजर में विधि का वो ज्ञानी हो, मतलब एक कानून का ज्ञाता हो। तो यहाँ पर हमें समझना क्या है, सो देखिए, सबसे पहली बात, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, उसे किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश होना चाहिए, या 10 वर्ष तक कम से कम किसी हाई कोर्ट में उसे एडवोकेट होना चाहिए, या उसे राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता या कानून का ज्ञाता होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, या तो यह फुलफिल कर ले तो भी वह सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा, यदि यह फुलफिल नहीं किया तो यह फुलफिल कर ले तो भी वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। यदि यह दोनों में से कुछ भी नहीं है उसके पास, यदि वह राष्ट्रपति के नजर में विधि का ज्ञानी है, तो भी वह सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। यही एक सबसे अच्छी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनना हाई कोर्ट की अपेक्षा आसान है। आसान किस प्रकार से है, यदि आप में यह दोनों बात नहीं भी है और यदि आप विधिवेत्ता हैं, कानून के ज्ञाता हैं, तो आप किसी भी हाई कोर्ट किसी भी सुप्रीम कोर्ट के, मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट तो किसी भी देश में एक ही होता है, तो कहने का तात्पर्य है कि आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। तो यही क्वालिफिकेशन महान्यायवादी के लिए भी रखा गया है, हमें यहाँ पर यह याद रखना है। हम लोगों ने देखा योग्यता, अब हम देखते हैं कि उन्हें शपथ कौन दिलाता है, या शपथ से पहले देखते हैं नियुक्ति। पहले नियुक्ति करेंगे तब शपथ करवाएंगे उनकी नियुक्ति। तो महान्यायवादी को ही अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, महान्यायवादी को ही अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, जबकि महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल बोला जाता है, और महान्यायवादी की सहायता के लिए जो होते हैं उन्हें सॉलिसिटर जनरल बोला जाता है, और सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए जो होते हैं उन्हें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बोला जाता है। तो हम पुनः एक बार बोल देते हैं, महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, और महान्यायवादी की सहायता के लिए जो होते हैं उन्हें सॉलिसिटर जनरल बोला जाता है, और सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए जो होते हैं उन्हें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बोला जाता है। उसी प्रकार से स्टेट में एडवोकेट जनरल बोला जाता है, मतलब उसका होता है महाधिवक्ता। तो अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति। तो इसका नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। तो अब फिर एक बात आप लोग को आ जाएगा, या किसके सिफारिश पर करता है, तो यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सिफारिश पर करता है। कौन, तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस प्रकार से करता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। इस संबंध का चर्चा भी अनुच्छेद 76 में ही है। अनुच्छेद 76 का बहुत विस्तार पूर्वक विस्तृत किया गया है। अनुच्छेद 76 का जो है व्याख्या बहुत ही विस्तृत है। अब आइए शपथ, इन्हें शपथ कौन दिलाता है? महान्यायवादी को शपथ राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिलवाया जाता है। महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाते हैं? तो महान्यायवादी को शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलवाते हैं। हम लोगों ने देखा उनकी नियुक्ति, उनका शपथ और योग्यता। अब हम देखते हैं कि वो शपथ किस बात की लेते हैं। महान्यायवादी शपथ लेते हैं संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा। मतलब क्या? महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं? यदि कभी आपसे पूछे, ऐसा प्रश्न तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि महान्यायवादी संबंधित एकमात्र अनुच्छेद है 76 और एक अनुच्छेद है 88। वो हम लोग आगे देखेंगे। तो महान्यायवादी जो शपथ ग्रहण करता है, वो महान्यायवादी शपथ ग्रहण करता है अनुसूची 3। अनुसूची 3 के तहत ये शपथ लेते हैं। किस शब्द का शपथ लेते हैं? तो संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा बात की ये शपथ लेते हैं। कौन? महान्यायवादी। अब हम लोग देखते हैं, नियुक्ति हो गया, योग्यता हो गया, शपथ हो गया। अब हम लोग देखते हैं इनका कार्यकाल, मतलब इनका टेन्योर कितना होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है। महान्यायवादी क्या कार्यकाल, महान्यायवादी के कार्यकाल के संबंध में भारत के संविधान में कोई भी टाइम फिक्स नहीं किया गया है कि 6 वर्ष, 12 वर्ष, 65 वर्ष, कुछ भी नहीं है। वहां पर यह लिखा है भारत के संविधान में, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहते हैं। तो अब एक शब्द आया यहाँ पे, प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि राष्ट्रपति महोदय जब तक चाहे तब तक वह व्यक्ति अपने पद पर काबिज रह सकता है। क्या राष्ट्रपति जब तक चाहे वास्तविक रूप में तब तक रह सकता है? नहीं। वास्तविक रूप में क्या होगा? वास्तविक रूप में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब तक चाहे तब तक महान्यायवादी अपने पद पर रह सकता है। लेकिन हम क्या बोलेंगे? हमें कहना होगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक महान्यायवादी अपने पद पर रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि महान्यायवादी को वेतन कहां से दिया जाता है? वेतन महान्यायवादी को वेतन संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि से दिया जाता है। महान्यायवादी को वेतन कहां से आता है? तो महान्यायवादी को वेतन संचित निधि से दिया जाता है। मतलब क्या? संचित निधि पर भारित गया है इनका वेतन। किनका? महान्यायवादी का। एक चीज यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, वेतन तो इन्हें दिया जाता है संचित निधि से, लेकिन महान्यायवादी में लोक सेवक महान्यायवादी में लोक सेवक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, अन्य जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन सभी में लोक सेवक नाम लगता है, लेकिन महान्यायवादी को इन सब से ऊपर रखा गया है। महान्यायवादी का सैलरी या वेतन संचित निधि से तो दिया जाता है, लेकिन उनके नाम में लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट नहीं लगता है। हमें यह भी याद रखना है। अब थोड़ा सा देख लीजिए, संचित निधि जब भी पूछे आपसे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का व्याख्या किया गया है, और अनुच्छेद 267 में
अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रयोग किया गया है, जबकि अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रयोग किया गया है। इनका वेतन कहाँ से आता है? इनका वेतन संचित निधि से आता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनका कार्य। इनका कार्य महान्यायवादी का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विधि संबंधी परामर्श देना। किसे? भारत सरकार को। पहला कार्य है विधि संबंधी परामर्श देना। किसे? तो भारत सरकार को। दूसरा महान्यायवादी के कार्य पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मतलब महान्यायवादी का फंक्शन क्या है, उनका कार्य क्या है। तो महान्यायवादी का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि विधि संबंधी परामर्श वह भारत सरकार को देते हैं। सबसे पहला कार्य है। दूसरा कार्य है महान्यायवादी का कि राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए या प्रदत्त किए गए कोई अन्य कार्य भी वो कर सकता है। मतलब यह कि राष्ट्रपति यदि कोई और अन्य कार्य भी देता है महान्यायवादी को, तो महान्यायवादी वह कार्य भी करेगा। नंबर 3 जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उनका इनका तो महान्यायवादी का कि सरकार को रिप्रेजेंट करना किसी भी न्यायालय, भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करना महान्यायवादी का प्रमुख कार्य है। नंबर 4 में हम देखेंगे कि महान्यायवादी जो है वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि महान्यायवादी अपने पद पर रहते हुए वो किसी भी व्यक्ति को विधिक सहायता या सलाह दे सकता है। इसके लिए वो कोई बाध्य नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि वह भारत सरकार के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं करेगा। जब तक वह पद पर हैं तब तक वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ हो। दूसरी बात, यदि वो चाहें महान्यायवादी तो पद पे रहते हुए अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है इनके पास, महान्यायवादी का। तो हम लोगों ने महान्यायवादी का फंक्शन या कार्य को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग थोड़ा कुछ और अलग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 का संबंध भी महान्यायवादी से है। इस अनुच्छेद 88 में यह कहा गया है
महान्यायवादी के संबंध में संविधान में अनुच्छेद 76 के साथ साथ आपको 78 भी याद रखना होगा। 88 अनुच्छेद में यह बोला गया है, 88 अनुच्छेद में यह बोला गया है कि महान्यायवादी संसद के या सदन के बैठक में भाग ले सकता है, वह उस बैठक को संबोधित भी कर सकता है, वह उस सदन के द्वारा गठित किसी भी समिति का सदस्य भी बन सकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह तीनों कार्य तो कर सकता है। क्या सब कर सकता है? वह संसद के बैठक के या सदन के बैठक में पार्टिसिपेट कर सकता है, वह संसद द्वारा गठित किसी भी कमेटी का मेंबर हो सकता है, वह उस सदन के बैठक को संबोधित भी कर सकता है, लेकिन वह उस सदन में या किसी भी प्रस्ताव पर, सदन के किसी भी प्रस्ताव पर वह मतदान नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वह उसका मेंबर नहीं है। किसका मेंबर नहीं है? वह किसी भी सदन का वह सदस्य नहीं है, और जो सदस्य नहीं होते हैं किसी सदन के, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य हैं, कोई मंत्री, और वह लोकसभा में भी बैठ के वो बोल रहे हैं, जैसे ही वह कोई प्रस्ताव लोकसभा में आए पास होने के लिए, तो सभी मंत्री मत देंगे, लेकिन वो मंत्री अपना मतदान नहीं करेंगे जो राज्यसभा के सदस्य हैं और वह मंत्री पद पे हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जिस सदन के आप सदस्य हैं, आपको मत देने का अधिकार उस सदन में ही प्राप्त है। आप बोल दोनों सदन सकते हैं, लेकिन मत आप दोनों सदन में नहीं दे सकते हैं। जबकि महान्यायवादी दोनों में से किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है, इस कारण से उसे मतदान या मत देने का अधिकार नहीं होता है। जब भी आप महान्यायवादी या नियंत्रक व महालेखा परीक्षक या सुप्रीम कोर्ट या सब पढ़ें, तो आप एक चीज याद रखिएगा कि पहले अध्यक्ष कौन थे, या पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, या पहले कैग के अध्यक्ष कौन थे, या पहले महान्यायवादी कौन थे। तो पहले महान्यायवादी थे MC शीतलवाड़। शीतलवाड़ इनका कार्यकाल 1950 से 1963, और वर्तमान में कौन है? पहले भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो MC शीतलवाड़। अब यहाँ पे एक आएगा मन में कि 50 से 13 साल तक यह पद पे कैसे रह गए। तो आप लोग को पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हम बताए थे कि संविधान में भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल के संबंध में कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। वहां क्या लिखा गया है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, या 13 साल क्या या 20 साल भी रह सकते हैं अपने पद पर, ये 30 साल भी रह सकते हैं अपने पद पर। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वह अपने पद पे काबिज रहेंगे। कौन? महान्यायवादी। तो जब भी पूछिए आपसे भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवाड़। इनका कार्यकाल कितना था? 1950 से लेकर 1963 तक। वर्तमान में कौन है महान्यायवादी? तो के वेणुगोपाल। अब यहाँ पर से एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता है, अब वो क्वेश्चन या प्रश्न घुमाने का तरीका सीख लिया, वो आपसे क्रम पूछता है कि के वेणुगोपाल भारत के कौन से महान्यायवादी हैं। तो हम याद रखेंगे ये भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। जब आपसे पूछे कि भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे नरहरि राव। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे नरहरि राव। जबकि वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो राजीव महर्षि। दूसरा देखते हैं हम लोग महान्यायवादी में, नंबर 3, सबसे लंबा कार्यकाल किस महान्यायवादी का रहा? तो MC शीतलवाड़ नंबर 1 पर। नंबर 2 हम देंगे नीरज देव। इनका कार्यकाल रहा लगभग 11 वर्षों तक। तो भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवाड़।
वर्तमान महान्यायवादी के कौन है? तो के वेणुगोपाल। सबसे लंबे कार्यकाल तक कौन से महान्यायवादी अपने पद बने रहे? MC सीतलवाल। नंबर 2 पे कौन आएंगे? नीरव जेठ। लगभग कितने वर्षों तक? 11 वर्षों तक ये अपने पद पर काबिज रहे। और जब यहीं से पूछे आपसे कि भारत के पहले नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन थे, तो नरहरि राव। भारत के वर्तमान में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है? तो भारत के वर्तमान में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं राजीव महर्षि। महान्यायवादी के सहायता के लिए जो होते हैं उन्हें कहा जाता है सॉलिसिटर। सॉलिसिटर और इनकी सहायता के लिए जो होते हैं उन्हें कहा जाता है एडिशनल सॉलिसिटर। सॉलिसिटर जनरल। तो आपको इन सब का नाम ध्यान नहीं रखना, याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है। वर्तमान में 4 सॉलिसिटर जनरल हैं। वर्तमान में 4 सॉलिसिटर जनरल हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की संख्या इस 4 से भी कई अधिक होगा, क्योंकि यह इंक्रीमेंट करता है और यह इंक्रीमेंट कई क्यों? तो एक महान्यायवादी कहां भारत सरकार को रिप्रेजेंट करेगा, इस कारण से इनकी सहायतार्थ के लिए ये पद बनाया गया। क्या इन पदों का चर्चा, क्या इन शब्दों का चर्चा भारत के संविधान में किया गया है? जी नहीं। सॉलिसिटर जनरल शब्द का प्रयोग या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शब्द का प्रयोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, यह इनकी सहायतार्थ के लिए बनाया गया है। न्यायवादी के साथ साथ लगे हाथ महाधिवक्ता भी देख लेते हैं। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता का चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। सेम, दोनों का सेम है। महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होगा, जबकि महाधिवक्ता राज्य सरकार का। महाधिवक्ता स्टेट गवर्नमेंट का विधि परामर्शकर्ता होगा। महान्यायवादी भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में न्यायपालिका में प्रस्तुत होंगे, जबकि महाधिवक्ता स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भारत के न्यायपालिका में मतलब हाई कोर्ट में प्रस्तुत होंगे। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया गया, जबकि महाधिवक्ता की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। क्या गवर्नर अपने मन से करते हैं? फिर यहाँ बोलेंगे जी नहीं, गवर्नर करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर इनकी नियुक्ति करते हैं। नंबर 3, महाधिवक्ता को शपथ कौन दिलाता है? महाधिवक्ता को शपथ राज्यपाल महोदय के द्वारा दिलाया जाता है। नंबर 4, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। नंबर 3, महाधिवक्ता का वेतन कहां से आता है? तो महाधिवक्ता का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। नंबर 4, महाधिवक्ता का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? तो महाधिवक्ता का फंक्शन है राज्य सरकार को विधि संबंधी परामर्श देना। नंबर 2, राज्यपाल के द्वारा दिए गए अन्य कार्यों को पूरा करना। नंबर 3, राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत के किसी भी हाईकोर्ट में प्रस्तुत होना। यह है महाधिवक्ता का कार्य, और महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल बोला जाता है। अब अंतिम में आएगा एक मन में ख्याल कि आप सब कुछ तो बता दिए, लेकिन महाधिवक्ता कौन बनेगा, क्वालिफिकेशन आपने नहीं बताया। जिस प्रकार से महान्यायवादी बनने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का जज होना नहीं चाहिए, याद रखेंगे हम, जज बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। उसी प्रकार से महाधिवक्ता बनने के लिए हमें हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखनी होगी। मतलब क्या, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, ना कि उच्च न्यायालय का
न्यायाधीश होना चाहिए। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन संविधान में निर्धारित किया गया है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए सबसे पहला क्वालिफिकेशन है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर दो, आप हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक कम से कम एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुके हैं। और नंबर 3, आप राज्य न्यायिक सेवा आयोग के अंतर्गत आप अपना कार्य पूरा, आप अपना समय दे चुके। मतलब क्या? राज्य न्यायिक सेवा आयोग के अंतर्गत आपका अनुभव कम से कम 5 वर्षों का होना चाहिए। इधर तो अभी बोल रही है लास्ट बचेगा, फिर बोल रही। महाधिवक्ता बनने के लिए जो योग्यता है वो हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट में जज बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए सबसे पहली योग्यता है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि उसे किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक कम से कम अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, या राज्य न्यायिक सेवा आयोग में 10 वर्षों तक कार्य कर चुका हो। तो इस आधार पे जिनके पास यह क्वालिफिकेशन होगा उन्हें राज्य का महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। जिस प्रकार से महान्यायवादी संसद के सदन में या संसद के सत्र में या सदन के बैठक में भाग ले सकता था, किसी भी समिति का सदस्य बन सकता था, किसी भी सदन को संबोधित बैठक को संबोधित कर सकता था, लेकिन मत नहीं दे सकता था, उसी प्रकार से महाधिवक्ता भी राज्य विधानमंडल के बैठक में भाग ले सकता है, संबोधित कर सकता है। राज्य विधानमंडल के द्वारा गठित किसी भी समिति का वह सदस्य हो सकता है, लेकिन उसे मतदान देने की शक्ति नहीं है। अब यहां से एक प्यारा सा प्रश्न बनेगा, निम्न में से कौन एक ऐसा है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन वह संसद की बैठक में भाग ले सकता है? तो मेरा आंसर होगा महान्यायवादी। जब पूछे आपसे निम्न में से कौन ऐसा है जो विधानमंडल का सदस्य ना होते हुए भी विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, संबोधित कर सकता है, किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, तो वो होंगे कौन? महाधिवक्ता। इन सारी बातों का चर्चा कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 177 में। मतलब क्या? अनुच्छेद 170 किससे संबंधित है? तो महाधिवक्ता से। किस बात से? तो वह विधानमंडल का सदस्य नहीं है लेकिन वह विधानमंडल की बैठक में भाग ले सकता है। तो आज हम लोगों ने महान्यायवादी के साथ साथ महाधिवक्ता को समझने का प्रयास किया। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।